and welcome to Shriram Sai ES. Today we are back in the series in which we are discussing one PYQ one day. This is the third session of economy and now we are discussing the third question which was asked in UPSC 2024 mains. Now इसमें सबसे important चीज जो UPSC ने पूछी थी वो दो चीजें थी कि सबसे पहली चीज was food inflation and it was linked to monetary policy. और मॉनेटरी पॉलिसी काम है आरबीआई का। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता क्या है? वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू प्राइस स्टेबिलिटी करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आती है हमारे मार्केट में। बट ये मॉनेटरी पॉलिसी इसका इफेक्ट कैसा रहेगा फूड इन्फ्लेशन के ऊपर? और आरबीआई के जितने भी स्टेप्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, रेपो रेट को कम ज्यादा करना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे रूल्स बनाना, बायलॉज बनाना और एग्री क्रेडिट को इंक्रीज या डिक्रीज करना, इन सब चीजों से कैसे फूड इन्फ्लेशन इंपैक्ट होती है और फूड प्राइसेस को कैसे कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, यही चीज है जो यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में पूछी थी। बट आपको ये जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा दैट यूपीएससी एक टॉपिक जो कि बैंकिंग सेक्टर का है उसको इंटरलिंक कर रही है एग्रीकल्चर के टॉपिक के साथ, दैट इज फूड इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग सेक्टर। और इन्फ्लेशन के चैप्टर में भी एक स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज फूड इन्फ्लेशन, जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिफॉर्म्स, इन सब चीजों के साथ इसको लिंक करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था बट वहीं पे इस क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद इसका ब्रेक डाउन करना है और उसके बाद ही इसका आंसर लिखना है। समझ में आ गई बात? अब शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। अगर आपको इस क्वेश्चन की, इस आंसर की पीडीएफ चाहिए जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे, जैसे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स प्लस डेली क्विज के क्वेश्चंस इसी टेलीग्राम चैनल पे आते हैं। आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अगर आपको मेंटोर की जरूरत है और आपको लग रहा है कि आपको एक मेंटोर बेटर वे में गाइड कर सकता है, तो आप ये वाला क्यूआर कोड स्कैन कर लो, हमारे मेंटोर्स के साथ कनेक्ट कर लो और आपको सही दिशा दिखाई जाएगी आपकी यूपीएससी जर्नी के लिए। क्लियर? नाउ इसके बाद हमारे पास फाउंडेशन कोर्स है जो कि 2 साल का फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें हमने इंटीग्रेट किया हुआ है एनसीईआरटीज को अपने फाउंडेशन कोर्स के साथ। अब यहां पे एक सबसे अहम चीज ये है कि एनसीईआरटीज को एज इट इज पढ़ाया जाता है। यहां पे एनसीईआरटी की समरी नहीं निकाली जाती बल्कि एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ा जाता है थीमेटिक वे में। थीमेटिक का मतलब क्या है कि अगर हम क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है, क्लास 9 में भी है और क्लास 12 में भी है, तो इसीलिए इस चैप्टर को, पूरे एक चैप्टर को एक थीम के अंडर पढ़ाया जाएगा। बट वहीं पे कोई भी टेक्सचुअल चीज जो एनसीईआरटी में फैक्चुअली लिखी गई है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। दैट इज द एसओपी ऑफ दिस प्रोग्राम। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती है, चाहे इन हाउस लाइब्रेरी हो, मेंटोरशिप हो, आंसर राइटिंग हो, 1-on-1 इवैल्यूएशन हो। सिमिलर गोज टू 1 year फाउंडेशन ऑल्सो। सो do not stop over here that you still ponder upon this thought that should I join a coaching or not. I'd recommend that yes, start it with Shriram Sai ES. Now let's begin the question. Question में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी है वो है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे पहली चीज causes of persistent high food inflation. persistent high food inflation। ठीक है, समझना हर एक कीवर्ड को जरूरी है। कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस, यू नीड टू कमेंट, यू डू नॉट नीड टू प्रूव इट, रिमेंबर। कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अब समझो इस चीज को। सबसे पहली चीज, व्हाट आर द कॉजेज। कॉजेज लिखने से पहले आपको यह लिखना जरूरी है दैट देयर इज परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन। इसके पीछे के कॉजेज क्या है, तो आप समझो इस चीज को। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बना रहा है वो ये फैक्ट देख के क्वेश्चन बना रहा है दैट देयर इज हाई फूड इन्फ्लेशन। एग्जामिनर को ये चीज पता है, वो देख रहा है फूड इन्फ्लेशन है, परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन है। बट आपके लिए यह जरूरी है कि आप इस चीज के लिए, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक फैक्ट दे दो पहले।
जब ये चीज एस्टैब्लिश हो जाएगी क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में दैट वी आर फेसिंग अ हाई फूड इन्फ्लेशन, देन ओनली वी कैन शिफ्ट टू कॉजेज। अब जब हमें यह समझ में आ गया दैट क्वेश्चन का एक पूरा पार्ट है किस चीज के ऊपर, कॉजेज के ऊपर, क्वेश्चन का एक पूरा पार्ट है कॉजेज के ऊपर, तो इन कॉजेज में हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेना पड़ेगा कि सप्लाई साइड मेजर्स क्या है, कॉजेज क्या है, डिमांड साइड कॉजेज क्या है, और पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल कॉजेज क्या क्या है, ये हमने समझ लिया। उसके बाद हम आएंगे किस पे, इफेक्टिवनेस पे। बट इफेक्टिवनेस किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों, क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर आरबीआई करता क्या है, 4% का टारगेट है ±2%। बहुत सिंपल सी चीज। अब समझो इस चीज को, मॉनेटरी पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है, दैट इज व्हाट वी नीड टू कमेंट अपॉन, कि क्या यह सच में इफेक्टिव है, नहीं है, कितनी इफेक्टिव है, कितनी नहीं है, वो हमें देखना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू इंट्रोड्यूस इट, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, क्या क्या लिखना है, ये सब चीजें हमने यहां पे देखी। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है, बताओ क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। सबसे पहला फैक्ट जो हमें एस्टैब्लिश करना है दैट इज देयर इज अ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन। सो देयर हैज बीन अ 6.3% फूड इन्फ्लेशन सिंस जून 2020 टू जून 2022। ठीक है, 2 साल 2024 सॉरी 2 से 4 साल कंटिन्यूअसली फूड इन्फ्लेशन हाई रहा है। अगर हमने ये चीज बताई दैट परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन हैज बीन देयर, देन ओनली वी एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आ गई बात, पहला चीज। दूसरा, और ये चीज इंक्रीज हुई है, और इस चीज का नंबर ऐसा नहीं है दैट दिस हैज बीन स्टैग्नेंट एट 6.3%, नो, द हाईएस्ट नंबर व्हिच वाज इन इन्फ्लेशन वाज 10.8%। 10.8% इन्फ्लेशन हमने देखी थी कब, अक्टूबर 2024 में। अब आप समझो इस चीज को दैट अगर हम इन दो चीजों को एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपने आंसर में, तभी तो हम जाके ये बता सकते हैं दैट यस परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन थी। अब जाके हम आएंगे किस चीज के ऊपर, कॉजेज के ऊपर। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द कॉजेज। और कॉजेज में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें लिखना क्या है, कॉजेज में क्या लिखेंगे बताओ, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। हमें सबसे पहले लिखने हैं डिमांड साइड मेजर्स क्या है, डिमांड साइड कॉजेज क्या है, सॉरी, सप्लाई साइड कॉजेज क्या है, एंड इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी कॉजेज। ये तीन चीजें जब हम लिखेंगे तभी हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। सो लेट्स राइट डाउन सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स ताकि हम इसका फ्रेमवर्क बना पाए। कॉजेज में सप्लाई साइड कॉजेज और सप्लाई साइड फैक्टर्स। फर्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्यों, बिकॉज इंडिया हैज फेस्ड एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेटिक इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। कैसे कैसे इवेंट्स हमारे पास आए हैं, कौन कौन से इवेंट्स हमने देखे हैं आज तक। फर्स्ट, फ्लड्स, अनइवन ड्रॉट्स, डबल डिजिट प्राइस इंक्रीज, इन सब चीजों की वजह से हुआ। जैसे अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम वी विटनेस्ड सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स एंड पल्सेस में डबल डिजिट इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, 50% ऑफ द एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। ठीक है, 50% ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉज है हमारा वो है दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
अब समझो इस चीज को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है। सबसे पहली चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फार्मर फार्म इनपुट्स डालता है, फार्म इनपुट्स में फर्टिलाइजर्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स के साथ साथ लेबर आता है, लेबर के साथ साथ मशीनरी आती है, मशीनरी में फ्यूल लगता है। अब समझो इस चीज को, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, मशीनरी का प्राइस बढ़ गया, तो ये इन्फ्लेशन इनडायरेक्टली फूड इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज नॉर्मल, ये तो समझ में आता है। इसीलिए आपको इस चीज को, इस आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए एक फैक्ट लिखना होगा। कैसा फैक्ट? दैट फ्यूल इन्फ्लेशन अगर होती है मार्केट में बाय 1%, तो दिस विल कॉज 0.13% ऑफ इफेक्ट इन फूड इन्फ्लेशन। समझ में आ गई बात? फूड प्राइस इंक्रीज होगा 0.13%, अगर 1% इंक्रीज होता है क्या? फ्यूल इन्फ्लेशन। तो दैट इज हाउ वी रिमेंबर एंड हाउ वी अंडरस्टैंड दैट हाउ टू मेक एंड यूज आवर आर्ग्यूमेंट्स बेटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्यों? समझो इस चीज को, यूपीएससी ने इसी चीज के ऊपर यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था। 22 में क्वेश्चन क्या था? दैट प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। समझो इस चीज को, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि चाइना और इंडिया में ज्यादा लैंड है इरिगेशन के अंदर, ज्यादा लैंड है एग्रीकल्चर के अंदर, टोटल क्रॉप एरिया, और तीसरा स्टेटमेंट था दैट प्रोडक्टिविटी इंडिया की ज्यादा है चाइना से। समझो इस चीज को, राइस का प्रोडक्शन इंडिया का ज्यादा है या चाइना का ज्यादा है। दीज वर द 3 points, 3 statements which were asked in 2022 क्वेश्चन। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। वहीं पे अगर आप इस चीज को समझो दैट प्रीलिम्स के लिए मेंस क्यों जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए मेंस क्यों जरूरी है, तो वो इस पॉइंट से समझ में आ जाएगा। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इसलिए है हमारे यहां क्योंकि हमारे यहां, इफ यू रिमेंबर दैट वी हैव फ्रैगमेंटेशन, लैंड हमारी फ्रैगमेंटेड है, वी हैव स्मॉल लैंड होल्डर्स having around less than 2 hectares of land, every farmer is having less than 2 hectares of land, और ये farmers हमारे यहाँ around 80% है। वहीं पे अगर आप चाइना की देखो तो 2020 में चाइना की जो प्रोडक्टिविटी थी, सिंगल चीज, एक प्रोडक्ट की अगर आप एग्जांपल दो, चाइना का टोमेटो यील्ड पर हेक्टेयर, दिस वॉज मच मोर देन इंडिया। कितना ज्यादा था? इट वॉज अराउंड 58.5 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। वाइल एज अगर आप वहीं पे इंडिया का देखो, सेम चीज, दैट इज टोमेटो यील्ड पर हेक्टेयर, इट वॉज 25 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। That is how you validate your own arguments. This is one single argument, that low agricultural productivity due to fragmentation and small landholders having larger share in our agriculture landscape, और उसकी वजह से ये हो रहा है। Next cause क्या है हमारा high food inflation का? That is post harvest losses. अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है, हमने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्ट कर लिया, किसान ने खेत से प्रोड्यूस ले लिया, चाहे वो फ्रूट्स थे, चाहे वो टोमेटोज थे, वो खीरा था, वो बाजरा था, बट उस चीज को, वो आलू भी क्यों ना हो, वो प्याज भी क्यों ना हो, उसको स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मार्केट लिंकेज चाहिए। इसी थीम पे यूपीएससी ने एक और पीवाईक्यू पूछा था इससे पहले, दैट वाज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। अब उन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में, और उस क्वेश्चन पे जब हम पहुंचेंगे तो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। अब समझना यह है दैट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से हमारे फूड प्राइसेस पे कितना इंपैक्ट पड़ता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कैसे होते हैं? दो चीजों की वजह से, वन इज स्टोरेज एंड अनदर इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब 2022 और 23 ये साल में वी विटनेस्ड अराउंड 74 मिलियन टन्स ऑफ फूड, 74 मिलियन टन्स ऑफ फूड विच वॉज वेस्टेड।
ठीक है, 74 million tons of food was wasted, which was around 22% of the total food grain output. अगर 22% टोटल आउटपुट का अगर 22% वेस्ट ही हो रहा है, अगर 22% टोटल फूड ग्रेन का वेस्ट हो रहा है, तो आप ये समझो कि कितनी ज्यादा फूड इन्फ्लेशन होगी इस चीज से। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इसके बाद लिखना है वो क्या है कि मार्केट लिंकेजेस। एग्रीकल्चर में जरूरी है मार्केट लिंकेजेस, इसीलिए हमने रिफॉर्म्स लेके आए थे किसमें, एपीएमसीज में, और डिजिटाइज कर रहे थे मार्केट को, ई नाम लेके आए थे, एग्रीकल्चरल मार्केट को इंट्रोड्यूस किया था और एग्रीकल्चरल मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे लेके गए थे, डिजिटल लेवल पे लेके गए थे। रीजन वाज दैट ओनली। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट लिंकेजेस में मिडलमैन, they are these middlemen, what are they doing? They are exploiting the farmers, exploiting the market by what? By working on commission agents. They work as commission agents. और ये जो कमीशन एजेंट्स है ये क्या करते हैं, ये हर सेल का एग्रीकल्चर फार्मर से लेके मार्केट तक, फार्म से लेके ये प्रोडक्ट कहाँ जाता है, सिंपल लोकल लेवल पे जो मार्केट होती है लोकल मार्केट में जाता है। लोकल मार्केट, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी है तो एनसीईआरटी 9th क्लास स्टोरी ऑफ पालमपुर आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। वहाँ से यूपीएससी ने 2024 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाया था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, सेम वर्ड टू वर्ड यूपीएससी ने वहाँ से उठाया था। स्टोरी ऑफ पालमपुर पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और उससे पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी देयर आर मार्केट्स अराउंड अस जो चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हो, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट लिंकेज इसलिए जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि फार्मर से लेके लोकल मार्केट से लेके जो डिस्ट्रिक्ट की मार्केट होती है और वहां से जो स्टेट की मार्केट होती है और वहां से जो दिल्ली की एपीएमसी है, ये सारी कनेक्टेड है। बट हर जगह पे एक ना एक कमीशन एजेंट बैठा हुआ है। अगर ये कमीशन एजेंट्स बहुत ही लो लेवल पे काम करे, जस्ट 5% से लेके 10% का कमीशन ले लें, तो आप समझो सेल का, फार्मर जो यहां पे सेल उठा रहा है उसका इफेक्ट यहां पे कंज्यूमर प्राइस पे कितना आएगा। और कंज्यूमर प्राइस बस एपीएमसी तक नहीं है, एपीएमसी के बाद होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर में भी कम से कम 3-4 लेवल्स होंगी और उसके बाद ये जाएगा कंज्यूमर के पास। अब आप समझो ये प्राइस यहां से लेके वहां तक कितने स्टेप्स क्रॉस कर रहा है और कितना कमीशन इस पे लग रहा है। और इस चीज की वजह से और हर एक स्टेप पे आपको रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी कोई भी पॉलिसी, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, वो फिस्कल पॉलिसी हो, वो काम करेगी। ठीक है, समझना है, इस चीज को समझना है दैट हाउ मेनी स्टेप्स आर वी गोइंग थ्रू। जब इतना ज्यादा हो जाएगा तभी आपकी पॉलिसी इफेक्टिव हो जाएगी। अब इन सब चीजों को लेके एक पॉलिसी दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कितनी ही इफेक्टिव हो पाएगी, ये भी समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, वो पर्टिकुलरली एक ही चीज के लिए नहीं बनी है। वो फूड इन्फ्लेशन को अगर टैकल करती भी है तो वो इनडायरेक्टली करती है, डायरेक्टली वो फूड इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे। कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे? जिसमें हम कॉजेज को और थोड़ा डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कॉजेज को डिफाइन करते टाइम हमने लिखा मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस के बाद, मार्केट लिंकेजेस के बाद देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। व्हाट आर एक्सटर्नल फैक्टर्स? कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को हैम्पर करते हैं? पहला, अभी आप सबने देखा होगा रशिया यूक्रेन का वॉर, और इस रशिया यूक्रेन के वॉर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की जा रही थी, दैट वाज द ग्रेन डील, जिसकी वजह से यूक्रेन का जो प्रोड्यूस था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो अफ्रीका के मार्केट में नहीं जा रहा था। दैट वाज वन थिंग। ठीक है, 2 साल पहले या 1 साल पहले ये डिस्कशन चल रहा था बहुत ज्यादा से। समझो इस चीज को, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, रशिया यूक्रेन वॉर का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इसी चीज की वजह से क्या हुआ, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया का, नॉट इंडिया का मतलब इजराइल और ईरान का, और साथ में जिसमें यूएसए भी मिला हुआ है और यूएसए का भी पार्ट है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो रहा है,
इंडिया, यूएस, ईरान, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होगा? मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आएगा। मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आने की वजह से क्या होगा? क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा, क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट और क्रूड ऑयल का प्राइस चेंज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? डोमेस्टिक लेवल पे इन्फ्लेशन होगा। अब अभी हमने पढ़ा था फ्यूल इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में फूड इन्फ्लेशन पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज वन थिंग। इसीलिए एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे वो ये वाला वॉर हो, चाहे वो वाला वॉर हो, चाहे वो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो या वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, हर एक वॉर का इंपैक्ट पड़ता है। और इस पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए आपको यह भी लिखना है दैट इंडिया में जब ये वॉर हुआ था, कौन सा वॉर? जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, हम डिपेंडेंट है, वी आर इंपोर्टिंग अ लार्ज शेयर ऑफ एडिबल ऑयल्स, पल्सेस एंड व्हीट। एडिबल ऑयल्स, पल्सेस, व्हीट। अब ये जहां भी इंपोर्ट हो रहा है वहां पे दिक्कत क्या आ रही है? इंडिया इज यूजिंग अराउंड, इंडिया का जितना भी कंजप्शन हो रहा है एडिबल ऑयल्स का, 60% ऑफ इट इज इंपोर्टेड। ठीक है, अब जितना भी इंपोर्ट हो रहा है तो उसकी वजह से दिक्कत कहां पे आएगी? इंपोर्टेड प्राइस, वी विल ब्रिंग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलेंगे? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी तो चलेगी नहीं। कैसे चलेगी? ये प्राइस तो बाहर से कंट्रोल हो रहा है। लास्ट में वन मोर पॉइंट दैट कुछ लोग हमारे यहां क्या करते हैं? स्टॉक पाइलिंग करते हैं एंड होर्डिंग करते हैं। क्यों करते हैं स्टॉक पाइलिंग एंड होर्डिंग? ताकि ये लोग क्रिएट कर सके क्या? आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मार्केट में आएगी तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन, एंड उससे क्या होगा? प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ गई यहां तक बात? नेक्स्ट, अब इसके बाद कुछ डिमांड साइड फैक्टर्स हैं। क्या है डिमांड साइड फैक्टर्स हमारे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट पीपल आर चेंजिंग देयर डाइटरी नीड्स, डाइटरी प्रेफरेंसेस। देखो, ये जितनी भी चीजें मैं समझा रहा हूं, ये जितनी भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं, इसमें अगर आप देखो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स बेसिक एनसीईआरटी के हैं, बट वहीं पे आपको ये खुद से समझना है दैट करंट अफेयर्स के कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से फैक्ट्स है जो मैं यूज कर रहा हूं इन्हीं चीजों को वैलिडेट करने के लिए। बस इतना सा आर्ट है आंसर राइटिंग का दैट आप बेसिक्स को यूज करो, आप एनसीईआरटी को यूज करो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज करो, बट वहीं पे पॉइंट्स को सही फ्लो में, सही ऑर्डर में लिखो, और उसके साथ साथ वैलिडेशन के लिए आपको फैक्ट्स लिखने होंगे। वैलिडेशन अपने आर्ग्यूमेंट्स का जरूरी है। अगर आपने वो नहीं किया तो आपका आंसर एक पॉलिटिकल आंसर बन जाएगा, जो कि होना चाहिए था एक ब्यूरोक्रेटिक आंसर। ये चीज होती क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल आंसर एंड अ ब्यूरोक्रेटिक आंसर, एंड व्हाई इज इट रेलेवेंट टू आंसर राइटिंग इन यूपीएससी? दैट इज व्हाट आई टीच इन माय क्लासेस। ठीक है, सो अगर आपको अभी भी इस चीज को समझना है, डू कम एंड फिल द मेंटोरशिप फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड कम मीट अस, मीट द मेंटोर्स। वी हैव अ बिग टीम ऑफ मेंटोर्स. You will be addressed and your intellect will grow with us. ठीक है, now dietary processes change हो जाएंगी, dietary preferences change हो जाएंगी लोगों की, तो लोग क्या करेंगे? जो लोग कल तक wheat या राइस खा रहे थे या पल्सेस खा रहे थे, वो अब चेंज होके कहाँ जाएंगे? they will try to use or they will try to intake fruits, vegetables, cereals like we can say millets, जिसकी वजह से अगर डाइटरी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड चेंज हो जाएगी। जिस प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाएगी उस प्रोडक्ट का प्राइस भी चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी रीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। यही तो कॉन्सेप्ट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट? elasticity of demand and elasticity of price, that how demand and price, once it changes, how price change affects the demand and how demand affects the price. ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक? that is how you connect the basics with advance. done. now इसके बाद हमें क्या करना है?
लास्ट में एक और चीज है जो हमें लिखनी है, वो है द पॉलिसी रिफॉर्म्स और द पॉलिसी मेजर्स, या यू कैन से पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल कॉजेज या फैक्टर्स किसके पीछे, प्राइस राइज के पीछे। पहला इज एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी। आपने देखा होगा जब भी डोमेस्टिक लेवल पे हमारा अनियन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हम बल्क में इंपोर्ट करते हैं, बट वहीं पे जब हमारा प्राइस कम होता है तब हम बल्क में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब डोमेस्टिक डिमांड नहीं होती है, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तब हम अब्रप्टली अपना एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं सकते हैं, बिकॉज आपको फॉरेन मार्केट में डिमांड क्रिएट करनी है और फॉरेन मार्केट में अपना प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटिव बनाना है। वो कैसे बनेगा? ठीक है, वो अब्रप्टली आप चेंज नहीं कर सकते, वो फॉरेन मार्केट कंट्रोल कर रहा है, वो वहां की डोमेस्टिक करेंसी मार्केट, वहां का डोमेस्टिक करेंसी रेगुलेटर मार्केट कंट्रोल कर रहा है। तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं यहां हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? जहां पे आप एक्सेस प्रोडक्शन को स्टोर कर पाओ, वहीं पे आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम करना है। बट इस चीज की वजह से एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी अगर ये डिसरप्ट हो रही है, अगर ये अनइवन है, उस चीज की वजह से इंपैक्ट पड़ जाएगा फूड इन्फ्लेशन पे। चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो डिमांड डिक्रीज, तो हमारे यहां ज्यादा प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट में, ज्यादा प्रोडक्ट आ गया तो उतनी डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो प्राइसेस गिर जाएंगे। वहीं पे अगर एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी ऐसी हुई दैट आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी भी चीज को, आपने 100% एक्सपोर्ट के लिए ओपन छोड़ दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल राइस के केस में हमने रिसेंटली कुछ इश्यूज किए थे और रिसेंटली इश्यूज हुए थे और हमने राइस के एक्सपोर्ट को रोक दिया था। तो वैसे इश्यूज पे इट वाज 2 और 3 इयर्स बैक राइस के एक्सपोर्ट पे बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस हुए थे एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेके। अब इसी चीज को लेके हमारी एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल डिमांड एंड एक्सपोर्ट डिमांड तीनों को मीट कर पाए। ठीक है, one more factor or one more cause I can say is the MSP policy. See, MSP हम सब ने पढ़ा होगा और हमें लग रहा होगा MSP बहुत अच्छी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, बट वहीं पे अगर आपको पता हो MSP is actually distorted. How is MSP distorted? कैसे distorted है? Because it is highly tilted towards व्हीट एंड राइस, जिसकी वजह से बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा दूसरा डायमेंशन इसी क्वेश्चन का, दैट इज आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कितना इफेक्टिव है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस कितना है, किस चीज के ऊपर? फूड प्राइस इन्फ्लेशन के ऊपर। फूड प्राइस इन्फ्लेशन को लेके ये कितना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है, दैट इज व्हाट वाज आस्क्ड इन द सेकंड डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड हम क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट कि आरबीआई की जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है इसमें हम 4% का टारगेट लेके चलते हैं ±2%, ताकि प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहे। और आरबीआई ने इस चीज को अचीव भी किया है। कहां से अचीव किया था? 2016 से लेके 2019 तक कंटिन्यूअसली वी वर अचीविंग दिस, एंड हमारा जो 6% का टारगेट है उसी के अंदर इन्फ्लेशन रेट रह रहा था। बट 2019 के बाद आया कोविड और कोविड-19 के बाद से फ्लक्चुएशंस हो गई। एंड अगर आप रिसेंटली देखो पोस्ट कोविड एरा में 2022-23 के बाद आरबीआई ने वापस इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया। 23-24 के बाद आरबीआई ने वापस इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया। इसीलिए आज की डेट में 2024-25 में और अभी 25-26 में 2026 इन 2 सालों में आरबीआई इज नाउ चेंजिंग इट्स स्टांस टुवर्ड्स एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। रेपो रेट को और ज्यादा डिक्रीज किया जा रहा है। क्यों डिक्रीज किया जा रहा है? ताकि मार्केट में क्रेडिट जा सके। अब ये मार्केट में क्रेडिट जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होगा? वापस डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? साथ में प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट आरबीआई जो है इस मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, दिस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के थ्रू ये सब चीजें कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात?
बट आपको यह भी समझना है दैट मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को लेके जितना टारगेट कर सकती है, उसमें एक और चीज समझनी है दैट मॉनेटरी पॉलिसी किस इन्फ्लेशन को टारगेट कर रही है। ये टारगेट करती है सीपीआई इन्फ्लेशन को। बट एक और दिक्कत है, सीपीआई इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा शेयर है फूड इन्फ्लेशन का। सीपीआई का जो बास्केट है, बास्केट ऑफ गुड्स, उसमें फूड इन्फ्लेशन हैज अ लार्जर शेयर। कितना शेयर है इसका? दिस इज अराउंड 46%। 46% ऑफ द सीपीआई बास्केट इज एक्चुअली फूड इन्फ्लेशन, और फूड पे काम करता है, ठीक है, सीपीआई। और दूसरा, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका प्राइमरी फोकस लाइज ऑन हेडलाइन इन्फ्लेशन। एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन का भी अराउंड 45% इज एक्चुअली व्हाट? फूड इन्फ्लेशन, ठीक है, दैट इज द सीपीआई फूड इन्फ्लेशन। अब समझो इस चीज को, ठीक है, कि आरबीआई सीपीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। क्यों टारगेट करता है? ताकि प्राइसेस स्टेबल रह पाए। बट वहीं पे एक और चीज है कि एक्चुअल में ये चीज हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का लिमिटेड रोल है। किस चीज को लेके लिमिटेड रोल है वो हमें देखना है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इज एक्चुअली लिमिटेड इन नेचर। लिमिटेड इफेक्टिवनेस है। क्यों है लिमिटेड इफेक्टिवनेस? बिकॉज हमें इस चीज को अब प्रूव करना होगा। कैसे है लिमिटेड इफेक्टिवनेस? सबसे पहला, देयर इज लिमिटेड रोल इन सप्लाई साइड। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगे एग्रीकल्चर को लेके, जितने भी रिफॉर्म्स लेके आएंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो इरिगेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो फार्मर्स को लोन्स या लोन्स पे वेवर्स देने हैं, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि आरबीआई, ठीक है। अब समझना यह है कि अगर आरबीआई का रोल सप्लाई साइड में नहीं है, क्यों नहीं है सप्लाई साइड में रोल? बहुत लिमिटेड रोल है। क्या रोल है आरबीआई का? लिमिटेड रोल। आरबीआई कैन कंट्रोल एग्री क्रेडिट, बट आरबीआई का जो डिसीजन होगा एग्री क्रेडिट को बढ़ाने का या कम करने का, उसका ट्रांसमिशन कब तक आएगा, वो फार्मर्स तक कब पहुंचेगा, दैट इज वन थिंग विच हैज टू बी क्वेश्चन्ड। बट वहीं पे आरबीआई का सप्लाई साइड में रोल क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आप देखो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एक सिंगल चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। वो एग्री क्रेडिट इज नॉट द ओनली थिंग विच इज देयर इज बेसिकली, अगर आपने देखा होगा, अभी मैंने क्या बोला, दैट लैंड इज फ्रैगमेंटेड। लैंड फ्रैगमेंटेशन है तो लैंड रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। वो कौन लाएगा? गवर्नमेंट कैसे लेके आएगी? वो आरबीआई थोड़ी करेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। अब उसी के साथ साथ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड, पीएम स्वामित्व स्कीम, अब ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों साथ में करना चाहिए। इसीलिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ओवरऑल प्राइसेस को टारगेट कर रही है। समझ में आ रही है बात? गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, आरबीआई अकेले नहीं कर सकता है, दैट इज व्हाई देयर इज अ लिमिटेड रोल। समझ में आ गया यहां तक? नाउ अंडरस्टैंड। अब इस चीज को आप वैलिडेट कैसे करोगे? इस चीज को आप प्रूव कैसे करोगे? अपने क्वेश्चन को, अपने इस आर्ग्यूमेंट को प्रूव कैसे करोगे? बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट्स द डिमांड साइड ओनली, देयर इज लिमिटेड रोल इन सप्लाई साइड। व्हाई? बिकॉज इट टारगेट्स डिमांड साइड मेजरली। अब अगर ये टारगेट कर रही है डिमांड साइड को, तो कैसे साबित करोगे इसको? बिकॉज इंक्रीज इन रेपो रेट और डिक्रीज इन रेपो रेट, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन रेपो रेट मे हैव लेस इंपैक्ट। क्योंकि आप देखो इस चीज को, पोस्ट कोविड एरा में 2019 के बाद आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज किया। रेपो रेट कितना? 4% पे लेके आ गए, ठीक है, रेपो रेट आ गया 4% पे, ठीक है, रेपो रेट 4% पे आ गया, 4% पे था, और पोस्ट कोविड एरा में इसको इंक्रीज कर दिया कितना? 6.5%। किस लिए इंक्रीज किया?
ताकि एग्री क्रेडिट या मार्केट में जो क्रेडिट है, मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाए, इसीलिए रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। अब रेपो रेट को इंक्रीज करने की वजह से क्या होना चाहिए था, इन्फ्लेशन डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में क्या हुआ, इन्फ्लेशन जो फूड इन्फ्लेशन है दिस वाज अराउंड 6.6% इवन आफ्टर इंक्रीजिंग दी रेपो रेट। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये 2022-23 से लेके 2023-24 में। अब समझो इस चीज को, रेपो रेट 2022-23 में दिस वाज इंक्रीज टू 6.5% एंड 7.5% इन, और ये फूड इन्फ्लेशन जो है 2023-24 में 7.7% पहुंच गया। वाई, इवन आफ्टर टैंपरिंग और इवन आफ्टर चेंजिंग ट्विकिंग दी रेपो रेट, उसके बाद भी ये चीज नहीं हो पाई। ठीक है, दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का लिमिटेड रोल है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ लैग इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अब समझो इस चीज को क्या है, व्हाट इज द लैग इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। समझो आरबीआई ने कोई मेजर लिया, कहां पे, सेंट्रल लेवल पे, आरबीआई ने डिसाइड किया दैट रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, बट इस चीज का इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर में कब तक जाएगा और कब ये पहुंचेगा लोअर लेवल ऑफ द बैंक्स, जो सबसे रिमोटेस्ट बैंक है वहां तक कब पहुंचेगा, बैंक्स इसको कब तक अडॉप्ट करेंगे। व्हाई, बिकॉज अगर आपको पता हो बहुत ज्यादा डिबेट चली है इस चीज पे, उर्जित पटेल कमेटी ने भी बोला है इस चीज पे और बहुत सारी और कमिटीज ने बोला है इस चीज पे, दैट जो ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हो रहा है कि आरबीआई ने एक डिसीजन लिया मॉनेटरी पॉलिसी को लेके कि रेपो रेट डिक्रीज करेंगे, उसका इमीडिएट इफेक्ट मार्केट में नहीं आ रहा है। उसका इमीडिएट इफेक्ट मार्केट में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बैंक्स के पास अपना एक और चीज है, दैट इज कॉस्ट ऑफ फंड्स। बैंक्स अपने फंड्स कैसे बोरो कर रहे हैं, उनके फंड्स के ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है, वो चीज को मैनेज करने के लिए बैंक्स को ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमने जो अभी लोन्स पाइपलाइन में है उनको पहले रिलीज करेंगे और फिर उसके बाद जो नए लोन्स आएंगे उनको रिलीज करेंगे। पॉलिसी चेंज करने में टाइम लगता है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में एक लैग है। ठीक है, और इसी में आपको ये भी समझना होगा दैट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स कब चेंज होंगे, और ये जो चीजें हैं, ये क्रेडिट सिस्टम और ये रेपो रेट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि वो लोग होते हैं एक्टिव, एंटरप्रेन्योर्स एक्टिव होते हैं, उनको समझ में आता है रेपो रेट डिक्रीज हो गई तो वो तुरंत जाके बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं कि मुझे इस डेट पे लोन चाहिए। बट वहीं पे फार्मर्स के पास इतना नॉलेज नहीं है, तो एग्री क्रेडिट पे इसका इंपैक्ट और ज्यादा कम ही पड़ता है। ठीक है, देयरफॉर देयर इज एक्चुअली डिलेड रिजल्ट्स। ठीक है, क्लियर। यहां पे इस सेशन में आपको दो चीजें समझ में आ रही होंगी। वन, कि आपके आर्ग्यूमेंट्स कैसे बनने चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स बन गए तो उनको वैलिडेट कैसे करना है, प्लस इसके साथ साथ आप एक और चीज सीखते चले जाओ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, अगर आप सीख पाते हो तो ठीक है, नहीं सीख पाते हो तो आपकी दिक्कत है। क्यों, क्योंकि मैं यहां पे लाइव दिखा रहा हूं शॉर्ट नोट्स कैसे बन रहे हैं और ऐसे ही बनाने हैं। और ऐसे क्यों बनाने हैं, क्योंकि मेंस में हम इन्हीं को यूज करते हैं एज इट इज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक और चीज मैंने बताई थी, दैट वाज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो मैंने अभी डिस्कस किया था, दैट एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी और बाकी जो एक्सटर्नल सेक्टर में इंपोर्ट्स आ रहे हैं, इन इंपोर्ट्स की वजह से जो एक्सटर्नल सेक्टर में इन्फ्लेशनरी चेंजेस आ रही है, उसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस चेंज होंगे तो इनका आरबीआई क्या कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइसेस इसलिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि बाहर चेंजेस आ रही है। रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, वहां पे प्राइसेस इंक्रीज हो गए, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो गया। आरबीआई हैज लेस से इन दैट, रादर इट्स द गवर्नमेंट हु इज टू डू द जॉब। ठीक है, क्लियर। लास्ट में देयर इज वन मोर थिंग, देयर इज अ डिलेमा। ठीक है, डिलेमा विच इज बिटवीन आरबीआई एंड विच इज इन दी बैंकिंग सेक्टर ओनली, इन दी फाइनेंशियल सेक्टर ओनली, एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेके, कि अगर आपने इंक्रीज किया रेपो रेट को, ठीक है, रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, किस लिए रेपो रेट को इंक्रीज करना है, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाए। ठीक है,
मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, महंगा मिल रहा है अब पैसा महंगा हो गया तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। बट इसकी वजह से और क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिस विल इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, अगेन फूड इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। ठीक है, सो देयर इज ए डिलेमा कि क्या किया जाए लास्ट में। दैट इज वाई फूड इन्फ्लेशन का थोड़ा सा ट्रिकी मसला है और इन्फ्लेशन का ओवरऑल मसला थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें एड्रेस कर ली, हमने दोनों पार्ट्स को एड्रेस कर लिया, हमने कॉजेस को भी एड्रेस कर लिया, हमने हर एक चीज कर ली। लास्ट में वी आर कमिंग टू कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम 2 से 3 चीजें लिखेंगे। क्या क्या लिखने वाले हैं हम कंक्लूजन में? सबसे पहला चीज, आरबीआई क्या मैनेज करता है। हमने पहले एक लाइन में इसका समरी लिखना है पूरे आंसर का। दैट इज आरबीआई एक्चुअली काम करता है लिक्विडिटी के ऊपर, और लिक्विडिटी फूड इन्फ्लेशन पे इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट है लिक्विडिटी का इंपैक्ट फूड इन्फ्लेशन के ऊपर, देयरफॉर द इंपैक्ट वुड बी लेस। बट आरबीआई इज क्रूशल टू प्रिवेंट व्हाट। आरबीआई का जो रोल है, इट इज क्रूशल टू प्रिवेंट व्हाट, प्रिवेंट द spill over of this food inflation on the broader economy। ठीक है, कि अगर एक सेक्टर में इन्फ्लेशन आ रही है तो इसको प्रिवेंट करना है बाकी पूरी इकोनॉमी को हैम्पर करने से। देयरफॉर लास्ट में हम कंक्लूड कैसे करेंगे, दैट आरबीआई एंड गवर्नमेंट हैज टू वर्क देयर पॉलिसीज टुगेदर एंड देन ओनली वी कैन इंश्योर दिस थिंग दैट फूड इन्फ्लेशन को सही तरीके से टैकल किया जा सकता है। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस सेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।